कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना है वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स या प्रोटीन नहीं है, बल्कि वो एक तरह की इंफॉर्मेशन है। जी हाँ, और हर एक निवाला जो हम लेते हैं ना, वो सिर्फ हमारे शरीर को नहीं, बल्कि हमारे मन को, हमारी सोच को एक तरह से प्रोग्राम कर रहा है। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? जो बात हमारी प्राचीन परंपराएं हमेशा से कहती आई हैं, आज मॉडर्न साइंस भी उसी बात की पुष्टि कर रहा है कि हम जो भी खाते हैं उसका हर एक निवाला हमारे मन को आकार दे रहा है, सिर्फ हमारे शरीर को नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब जो हम खा रहे हैं वो हमारे विचारों और हमारी फीलिंग्स को प्रोग्राम कैसे कर सकता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए इसके पीछे के विज्ञान को जरा समझते हैं। तो देखिए, इस पूरी पहेली का जवाब शुरू होता है हमारे शरीर के दूसरे दिमाग से। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक बहुत ही कमाल के सिस्टम की खोज की है। इसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे दिमाग और हमारे पेट यानी हमारे डिजेस्टिव सिस्टम के बीच का एक टू वे कम्युनिकेशन हाईवे है। मतलब जानकारी दिमाग से पेट तक भी जाती है और पेट से दिमाग तक भी। और ये कनेक्शन इतना गहरा, इतना पावरफुल है कि रिसर्चर्स अब हमारी आंत यानी हमारे गट को दूसरा दिमाग या सेकंड ब्रेन कहने लगे हैं। अब इसे दूसरा दिमाग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारा गट, ये हमारा दूसरा दिमाग जरूरी केमिकल्स बनाता है जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। और ये वही केमिकल्स हैं जो हमारे मूड, हमारे विचारों और यहाँ तक कि हमारे फैसलों पर भी सीधा असर डालते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम जो खाते हैं वो असल में ये तय कर रहा है कि हम कैसा महसूस करेंगे और हम कैसा सोचेंगे। अच्छा, अब यहाँ से बात और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। जरा सोचिए, अगर हमारे अपने विचार हमारे डाइजेशन पे असर डाल सकते हैं, तो उस इंसान के विचारों का क्या जो हमारे लिए खाना पका रहा है? इस सवाल पर एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। खाते समय हमारी अपनी मेंटल स्टेट तो हमारे डाइजेशन को अफेक्ट करती ही है, ये तो साइंस ने भी मान लिया। पर क्या खाना बनाने वाले की जो मेंटल स्टेट है उसका असर भी खाने पर पड़ता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पड़ता है। देखिए, जब कोई खाना बनाता है तो उसके विचार और उसकी भावनाएं मतलब इमोशंस एक तरह की बायोकेमिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा करते हैं। और ये जो सिग्नल्स हैं, ये जो ऊर्जा है, वो पकाने वाले से निकलकर सीधे खाने में ट्रांसफर हो जाती है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर कोई शांत और खुश मन से खाना बना रहा है तो खाने में एक हार्मोनियस, एक पॉजिटिव एनर्जी पैटर्न बनता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई तनाव में, गुस्से में या दुखी होकर खाना पका रहा है तो खाने में एक डिसऑर्डर्ड मतलब एक बिगड़ा हुआ नेगेटिव एनर्जी पैटर्न बनता है। और वो ऊर्जा चाहे अच्छी हो या बुरी उस खाने का हिस्सा बन जाती है। और शायद ही यही वजह है कि दुनिया भर के कल्चर्स में और खासकर हमारे यहाँ ये माना जाता है कि माँ के हाथ के खाने जैसा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस खाने में सिर्फ मसाले नहीं होते, उसमें प्यार मिला होता है। और वो जो प्यार की वाइब्रेशन है ना, वो भोजन के पूरे एक्सपीरियंस को ही बदल देती है। तो देखिए, साइंस हमें यहाँ तक तो ले आती है, लेकिन इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए अब इसमें एक स्पिरिचुअल डायमेंशन भी जोड़ते हैं। ब्रह्म कुमारी के ज्ञान के अनुसार एक गहरी सच्चाई है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, बल्कि हम एक आत्मा हैं, एक कॉन्शियस एनर्जी, एक चेतन ऊर्जा। और सबसे जरूरी बात ये है कि शरीर भोजन को कंज्यूम करता है, लेकिन आत्मा उस भोजन में मौजूद वाइब्रेशंस को कंज्यूम करती है। तो इस टीचिंग का सार क्या है? यही कि सिर्फ खाना पकाना ही काफी नहीं है, उसे अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस से चार्ज करना भी जरूरी है। जरा सोचिए, जब हम गुस्से या तनाव में खाना बनाते हैं तो वो सिर्फ खाना नहीं रह जाता, हम असल में उस भावना को, उस इमोशन को ही परोस रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। तो अब देखिए, जब हम साइंस के गट ब्रेन एक्सिस और स्पिरिचुअलिटी की वाइब्रेशंस वाली बात, इन दोनों पहलुओं को एक साथ मिलाते हैं तो खाने को देखने का और जीने का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आता है। इस पूरी प्रोग्रामिंग प्रोसेस को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, वो प्रोग्रामर है। स्टेप 2, खाना, वो कम्युनिकेशन का मीडियम है। और स्टेप 3, हमारा शरीर और हमारा मन, वो रिजल्ट है, वो नतीजा है। तो आखिर में बात सिर्फ इस पर नहीं आती कि हम क्या खा रहे हैं, असली बात ये है कि हम क्या अब्सॉर्ब कर रहे हैं, हम क्या सोख रहे हैं।
तो अगली बार जब आपकी प्लेट आपके सामने हो तो एक पल रुककर ये ज़रूर सोचिएगा। एक पुरानी कहावत है, यू आर वॉट यू ईट, पर शायद सच्चाई ये है कि हम वो नहीं बनते जो हम खाते हैं, हम वो बनते हैं जो हम अब्जॉर्ब करते हैं। हिंदुइज्म में नॉन वेज न खाने का रीजन सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि साइंटिफिक है। सनातन धर्म में मीट इसलिए नहीं रोका गया कि भगवान नाराज हो जाएंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि इसका असर सीधा आपके मन पर पड़ता है। पहली शिक्षा है अहिंसा, क्योंकि हिंसा पहले दिमाग में पैदा होती है और फिर शरीर में बीमारी बनती है। मीट को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, जिससे आलस और मेंटल हेवीनेस बढ़ती है। हमें लगता है हम सिर्फ खाना खा रहे हैं, बट एक्चुअली हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। जिस जीव ने डर, पीड़ा और दर्द में अपने प्राण छोड़े हों, वो स्ट्रेस हार्मोन्स और नेगेटिव एनर्जी उसके फ्लैश में रह जाती है। जब हम उसे खाते हैं तो वही फियर और पेन हमारी एनर्जी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। इसी को तामसिक भोजन कहते हैं, जो मन को अशांत, चिड़चिड़ा और रेस्टलेस करता है। इसीलिए सात्विक भोजन को बढ़ावा दिया गया है, जो शरीर को हल्का रखता है और दिमाग को स्टेबल। सनातन धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है, ये सिर्फ एक मार्ग दिखाता है। डिसीजन हमेशा इंसान का अपना होता है, पर याद रखना, जैसा अन्न वैसा मन। Your state of awareness will influence how your food is metabolized. There was a study done in Ohio State University where they were feeding rabbits diets that were extremely high in cholesterol. And they found to their amazement there was one group of rabbits that never got the high cholesterol levels. After a while, they found out that the technician who was feeding these rabbits, instead of just throwing the food at them, he would stroke them and pet them and cuddle them and kiss them and then feed them the same poisonous food. But now, as a result of that experience of happiness, they made chemicals inside their brain and the body that turned the cholesterol into a completely different metabolic pathway, making the crucial difference between life and death from what kills more people in our civilization than anything else. So it's not just the food you eat, but what your awareness, what your consciousness and your state of emotions is at the time you're eating, which will metabolize the food into an appropriate or inappropriate metabolic And that's pathway. why if you're somebody like me who's a stressful eater, you know, you eat and rather than confront whatever the problem is, you eat to ease the stress. Well, then it turns into something else. Yes. See, your state of mind can convert nectar into poison and the other way around too, poison into nectar. What happens inside your body is influenced by your consciousness. So it's very important. In fact, one of the things I tell people is if you're not feeling good, skip the meal at that time. In 1953, the CIA discovered something about the human brain that scared the government. That's why they put fluoride in the water. In 1953, the CIA began a secret experiment called MK-Ultra. The official goal was mind control. But declassified documents from 2019 revealed something they tried to erase from history. They discovered that the pineal gland, when activated, gives human beings abilities that science cannot explain. Clairvoyance, extreme intuition, the ability to manifest thoughts into reality. The problem? It made people impossible to control. So what did they do? They started putting substances in our water, our food, and our hygiene products that calcify the pineal gland. Fluoride, fluorine, heavy metals. The same water you drink every day is slowly shutting down the most powerful part of your brain. Today, only 3% of Americans still have a functioning pineal gland. The other 97%, they live on autopilot. No intuition, no clarity, no power to create their own reality. This is exactly how the system wants it. People who don't question, don't feel, don't awaken. But here's what they don't want you to know. The calcification can be reversed. There is a natural method that clears the toxic deposits from your pineal gland in weeks. When this happens, the mental clarity is so intense, you feel it immediately.